देखिए, आपका रीट पढ़ाया जा रहा था और रीट में आपका जो बड़ी-बड़ी रीटें थी, आपका 2 आपका हैबियस कॉर्पस भी काफ़ी बड़ी थी और क्वेश्चन भी बनता है कम से कम 1। फिर आपका मैंडमस से भी क्वेश्चन बनता है, यानी कि परमादेश बताया गया था पिछले लेक्चर में। आपका पिछली बार बिहार भी बनाया था कि किसके विरुद्ध परमादेश यानी कि मैंडमस जारी नहीं किया जा सकता, तो उन अधिकारियों का नाम भी आपको लेक्चर में बताया गया। मुख्य रूप से राज्यपाल या राष्ट्रपति या राज्य विधानमंडल या संसद या किसी अधीनस्थ कर्मचारी के खिलाफ ये रीट जारी बात न करिए भाई, बात न करिए, ये रीट जारी नहीं की जा सकती। 3 रीटें और बची हैं और इधर से भी आपका क्वेश्चन बनता है, यानी कि कौन सा क्वेश्चन बना है वो भी देखना है और रीट भी हमें देखनी है। देखिए, आपका क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आपका क्यों वारंटो, यानी कि जो आपका रीट तीसरी रीट बताई जाएगी, क्यों वारंटो। क्यों वारंटो का पहले तो भूमिका देखिए आपका। क्यों वारंटो मतलब कि आपका प्राधिकार क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है, आप किस स्टेटस से इस पद पर बैठे हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप इस पद पर किस हैसियत से बैठे हैं, आपकी अथॉरिटी क्या है, प्राधिकार क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी लोक पद पर अवैध रूप से नियुक्त हो गया है तो न्यायालय यह रिट जारी करके उसकी नियुक्ति को रद्द कर देता है, तो हम कहते हैं क्यों वारंटो। फिर एक बार देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी लोक पद पर यानी कि किसी पब्लिक ऑफिस पर आपका काबिज हैं मतलब अपॉइंट हुआ है, नियुक्त हुआ है, तो न्यायालय उसकी नियुक्ति का बेस पूछता है, उसकी योग्यता पूछता है। अर्थात इसका मतलब कि उसे नोटिस जारी करके ये पूछा जाता है कि क्या आप इस पद के लायक हैं। यानी कि लायक और नालायक, नालायक तो हम नहीं कह सकते क्योंकि आपका लोक पद से रिलेटेड है। यानी कि क्या आप इस पद के लायक हैं, योग्य हैं। यानी कि क्या आप इस पद के लिए आपका क्वालिफिकेशन रखते हैं, ये पूछा जाता है किसके द्वारा, कोर्ट द्वारा। अगर वह व्यक्ति क्वालिफिकेशन रखता है तो यह रिट उसे प्रोटेक्शन भी देती हैं। लेकिन अगर वह व्यक्ति क्वालिफिकेशन नहीं रखता तो इस रिट को जारी करके उसके मने मने उसकी नियुक्ति को रद्द कर दिया जाता है। ये नियम है। यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी लोक पद पर अवैध रूप से काबिज हो गया है या नियुक्त हो गया है, तो यह रिट जारी करके उसकी नियुक्ति को क्या किया जाता है, रद्द। और इसी को हम कहते हैं क्यों वारंटो। इस रिट का अगला क्वेश्चन, इस रिट का दोहरा नेचर है। पहला नेचर ये है कि ये रिट लोक सेवक को या पब्लिक सर्वेंट को उसके पद से हटाती भी हैं। लेकिन आपका दूसरा नेचर ये है कि यह जो रिट है, यह आपका अगर वह उस व्यक्ति की नियुक्ति सही ढंग से की गई है तो इसके द्वारा उसकी नियुक्ति को वैध माना जाता है, यानी कि प्रोटेक्शन भी देती है। फिर एक बार इसको समझिए। इस रीट का दोहरा चरित्र है, डबल करेक्टर है। कैसे डबल करेक्टर है पूछ सकता है
कि किस रिट का डबल करेक्टर है, दोहरा चरित्र है, तो क्यों वारंटो कैसे है। अगर कोई व्यक्ति लोक पद पर या पब्लिक ऑफिस पर काबिज है या नियुक्त किया गया है, अगर उसकी नियुक्ति सही ढंग से हुई है तो यह रीट उसे प्रोटेक्ट करती है, उसे संरक्षित भी करती है। ये पहला नेचर है। और दूसरा नेचर ये है कि अगर उसकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है तो यह रीट उसे पद से रिमूव करने या उसकी नियुक्ति को रद्द करने का आदेश भी देती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कौन से रेट लोक सेवकों को प्रोटेक्शन देती हैं। तो आप परमादेश इत्यादि न मारिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से रेट आपका पब्लिक ऑफिसर के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला या छाता या छतरी का सिद्धांत बताती हैं या उनको संरक्षण देती हैं, तो क्यों वारंटो ही मार कर आइए। कौन से रेट क्यों वारंटो। अब क्यों वारंटो की रिट जो है आपका, अब ये देखा जाएगा कि कौन सा पद पब्लिक ऑफिसर का पद है, यानी कि कौन सा पद लोक पद है, तो जिसमें जनता हितबद्ध हो। फिर एक बार याद रखिए, ऐसा पद जिसमें जनता हितबद्ध हो, जनता इंटरेस्टेड हो, उसे लोक पद माना जाता है। तो जितने सरकारी कर्मचारी हैं ये सभी इसमें आ जाएंगे, और सरकारी भी आ जाएंगे, लेकिन शुद्ध रूप से जो प्राइवेट पद है ये इसमें नहीं आएंगे। यानी कि सरकारी और अर्ध सरकारी पद तो आ जाएंगे, लेकिन शुद्ध रूप से जो प्राइवेट पद है वो इसमें शामिल नहीं है। अब ये पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल यानी कि राज्य का महाधिवक्ता, ये जो पद है ये पब्लिक ऑफिस या लोक पद हैं कि नहीं हैं, क्योंकि इसमें जनता हितबद्ध है। अगर कोई व्यक्ति योग्य न होते हुए महान्यायवादी बना दिया गया, महाधिवक्ता बना दिया गया, तो न्यायालय यह रिट जारी करके उसकी नियुक्ति को क्या कर सकता है, रद्द। आइए, सीएजी का जो पद है आपका महानियंत्रक लेखा परीक्षक का, ये भी आपका लोक पद है। यानी कि तमाम ऐसे पद है जो लोक पद है और ये रिट जारी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन कि कौन रिट की मांग कर सकता है, इसमें भी आपको सतर्क रहना है। भाई, जो व्यक्ति उस पद का दावेदार है एक तो वह कर सकता है। फिर याद रखिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक वैकेंसी निकली और दावेदार कितने थे, 10। 10 में से एक लोगों को चुन लिया गया तो उस पद के अब अन्य दावेदार कितने बचे, 9। इन 9 लोगों में से कोई भी व्यक्ति इस व्यक्ति की नियुक्ति को चैलेंज कर सकता है और न्यायपालिका से किस रिट की मांग कर सकता है, हैबियस नहीं, आपका क्यों वारंट। ये पहला याद। अगर मामला, यही आपको समझना है, यदि मामला पब्लिक इंटरेस्ट का है, यानी कि यदि मामला लोकहित का है, तो ऐसी दशा में समाज का कोई भी व्यक्ति इस रिट की मांग के लिए पिटीशन दायर कर सकता है, लेकिन मामला व्यक्तिगत न होकर कैसा हो, पब्लिक इंटरेस्ट का। तो अब आप आगे देखिए, महान्यायवादी, महाधिवक्ता हो गए इत्यादि जो पद हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट के पद हैं, अतः कोई भी व्यक्ति इनके नियुक्ति को चैलेंज कर सकता है। अब आइए देखा जाए आपका
ये जो देखना है आपका, कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही उदाहरण विद्यमान है। तमाम उदाहरण देखे जाए, देखिए जब आपका अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा परिषद और हायर यानी कि उच्चतर आपका जो शिक्षा परिषद है, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर जो हायर जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति करता है, ये इनके अध्यक्ष बनाए गए थे। इनके अध्यक्ष का जो पद है, इसमें जनता हितबद्ध है, लड़के हितबद्ध है, अतः समाज का कोई भी व्यक्ति इनके पद को चुनौती दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि लोकहितवाद दायर किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि ये पद पर बैठे हैं, ये पद के लायक नहीं है, योग्य नहीं है, क्वालिफिकेशन ही नहीं है, अतः न्यायालय क्यों वारंटों की रिट जारी करके इनकी नियुक्ति को क्या करे, रद्द। तो इतिहास गवाह है उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के समय में जो ये तीनों अध्यक्ष थे, बारी बारी से इलाहाबाद हाई कोर्ट के आपका सीजे जो थे, यहाँ चीफ जस्टिस आपका चंद्रचूड़ साहब, अब तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, चंद्रचूड़ साहब ने इन तीनों अध्यक्षों की नियुक्ति, इन तीनों आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति को रद्द कर दिया और ये कहा कि ये जो व्यक्ति नियुक्त हुए हैं, ये इस लायक नहीं थे, यानी कि योग्य नहीं थे। सबसे ज़्यादा विवाद आपका जो उत्पन्न हुआ, ये तो अवैध हुए ही, आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव जी का हुआ था, जो काफ़ी विवादित भी रहा और अंत में आपका हाई कोर्ट ने कह सकते हैं कि आपका मैंने इनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया, क्यों वारंटों की रिट जारी करके, क्योंकि हाई कोर्ट ने माना कि ये इस पद के लायक नहीं है। तो मुख्य रूप से किस आधार पर अयोग्य घोषित किया गया, तो एक तो आपका मैंने 70-80 लोगों ने एप्लीकेशन दिया था और मनमाने तरीके से एक आदमी को क्या कर लिया गया, छांट लिया गया। तो बताना पड़ेगा कि ये 79 व्यक्तियों को आपने क्यों नहीं विचार किया, मैंने कि 80 लोगों में से एक लोगों को आप मनमाने तरीके से छांट लिए, ये आपका वर्ग विधायन होगा, क्लास लेजिस्लेशन होगा और अनुच्छेद 14 का क्या होगा, वायलेशन। अब वो तो भाई मूल अधिकार में बताना पड़ेगा डिटेल में। दूसरा आपका हाई कोर्ट ने कहा कि ये इनके खिलाफ कई मुकदमे हैं, यानी कि ये आपका हिस्ट्री सीटर रह चुके हैं, 307 के मुकदमे में साक्ष्य के अभाव में छूटे हैं। तो आप एक क्रिमिनल को, जिस जो हिस्ट्री सीटर रह चुका है, जिसकी पुलिस निगरानी कर चुकी है, आप इसको कैसे बना दिए इतने बड़े आयोग के अध्यक्ष, अतः इनकी नियुक्ति हम क्या करते हैं, रद्द। तो उस समय चूंकि भाई मुकुल आपका अखिलेश यादव जी की सरकार थी, लड़कों ने मांगा आरटीआई सूचना के अधिकार के तहत कि आप बताइए कि इनके खिलाफ कितने मुकदमे हैं और किन किन धाराओं में ये थे। तो पुलिस वाले आपका सरकार के दबाव में सूचना के अधिकार के तहत भी सूचना नहीं दिए। जब नहीं दिए तो फिर लड़के हाई कोर्ट में कहे कि ये देखिए हजूर ये क्रिमिनल हैं, और पुलिस वाले तो आरटीआई का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो हाई कोर्ट कहा, सख्त हो गया और कहा कि एक हफ्ते में इनके खिलाफ कितने क्रिमिनल मुकदमे हैं, आप यहाँ बताइए। तो जब हाई कोर्ट का डंडा चल जाता है तो क्या राज्य सरकार, क्या सचिव, क्या डीएम सब बौखला जाते हैं और 7 दिन में रिकॉर्ड मिल गया। थाने से वो फाइल ही गायब थी, थाने में नहीं मिला, एक फाइल डीएम के ऑफिस में रहती है,
तो डीएम के ऑफिस से खोजा गया और वह फाइल कहाँ आई, हाई कोर्ट में, उसका फोटो कापी हाई कोर्ट ने देखा। यानी कि कुल मिलाकर हमें ये देखना है कि ये रिट अगर आप सही तरीके से सरकारी नौकरी पाए हैं तो ये रिट आपका संरक्षण भी करेगी, लेकिन आप अयोग्य होते हुए पा लिए हैं तो ये रिट आपको क्या करेगी, आपकी नियुक्ति को रद्द कर देगी। दोहरा चरित्र है आपका, दोहरा चरित्र और भी धाराओं को देखना है, यानी कि एक दो धाराएं कोरिलेट भी करनी है। जब भी ये क्यू वारंटो पढ़िएगा आपका 197 सीआरपीसी एक बार पढ़िएगा कम से कम। कौन सी धारा, 197। देखिए भाई फिर एक बार एक लाइन, सीआरपीसी की धारा 197 का भी जो नेचर है वह दोहरा है। ये कैसे हैं, दोहरा चरित्र इसलिए है कि सीआरपीसी की धारा 197 बताती है कि अगर कोई लोक सेवक है तो ऐसी दशा में आप वह बिना डर के, बिना भय के काम करे, निर्भीकता से काम करे। क्यों काम करे, क्योंकि सरकार का वरद हस्त प्राप्त है। यानी कि जब तक सरकार चाहेंगी नहीं मुकदमा आगे बढ़ेगा नहीं। यानी कि न्यायालय संज्ञान तभी लेगा जब सरकार इसके लिए क्या दे दे, परमिशन। लेकिन दूसरा पहलू भी है, यानी कि लोक सेवकों को यह धारा प्रोटेक्ट करती है, लेकिन इसी की आड़ में, संरक्षण की ही आड़ में लोक सेवक भ्रष्टाचार करते हैं। यानी कि यह धारा ही भ्रष्टाचार की जननी, करप्शन की मदर मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि ये धारा ये भी कहती है कि करोड़ों डकार लो, अरबों डकार लो, और जब तक सरकार न्यायालय में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देती तब तक तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। एक यादव सिंह जी थे, आपका नोएडा गाजियाबाद में अरबों की संपत्ति बनाया, और जिसकी सरकार आती थी उसी का हो जाता था। ये 2-4 करोड़ पार्टी फंड में क्या करता था, दे देता था। तो अंत में वो तो लग गया भाई सुप्रीम कोर्ट, और सीबीआई लग गई, ईडी लग गई, नहीं तो राज्य सरकार उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती थी। अंत में लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, मामला बिगड़ गया, बेचारा गिरफ्तार होके कहाँ चला गया। और जब छापा पड़ा तो ये तो अरबों की संपत्ति इसके पास है, बस लूटो। यानी कि इसका मतलब कि किसानों की जमीन 10 रुपया में लीजिए और प्राइवेट कंपनियों को कितना में बेचिए, 20 रुपया। और 20 रुपया में तो बेच रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियों को ऊपर से ले लीजिए 5 रुपया। यानी कि 5 रुपया कहाँ गया, अधिकारियों की जेब में। यही किया गया है नोएडा गाजियाबाद में, किसानों की जमीन कम पैसे में प्राइवेट कंपनियों को। मोदी जी ने भी ये किया है, मैं बता दूं, गुजरात में, इसमें कोई शक नहीं है आपका। जैसे कि किसानों की जमीन करोड़ों में ली गई और अडानी और तमाम लोगों को 1 रुपया में दी गई, ताकि ये लोक कल्याण करेंगे। और हमारा पप्पू हमेशा इस पर क्या करता है, अटैक, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। यानी कि उसकी बातों को लोग क्या कर देते हैं, हवा में उड़ा देते हैं। मेन दिक्कत यही है। आगे देखिए भाई, इस प्रकार इस रेट को जब भी पढ़िए, फिर एक बार बताया जाए, आपको रिलेट करके ही पढ़िएगा सीआरपीसी की कौन सी धारा, 197। इसका भी दोहरा चरित्र है, लोक सेवकों को प्रोटेक्ट भी दे करती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार या करप्शन की ये क्या मानी जाती हैं, जन्मदाता। यानी कि भ्रष्टाचारियों को ये संरक्षण भी देती हैं। अगला ये 2 रीटें और बची हैं, इन 2 रीटों को आपका जुडिशियल रिट कहा जाता है, न्यायिक रिट कहा जाता है। आप ये जानिए वह रिटें हैं आपका प्रोविशन और ससुरारी, यानी कि प्रतिषेध
और उत्प्रेषण। पहले इसका कंसेप्ट बनाइए भाई, तब आपका दोनों रीटें अलग अलग बताया जाए। जहां तक प्रतिषेध यानी कि प्रोविशन, और दूसरा कौन है, उत्प्रेषण के रेट। ध्यान से देखिए कर करके छोटी छोटी बातें। आपका यहाँ से बिहार में भी क्वेश्चन बना था, और अच्छे से इन दोनों रेटों को ही जानना है। जो वर्तमान में आपका क्वेश्चन बन रहा है मेंस में भी, कि इन दोनों रीटों में समानता क्या है और इन दोनों रीटों में अंतर क्या है। ये जो वर्तमान में टेक्निकल क्वेश्चन कुछ बन रहे हैं, तो फिर एक बार याद रखिए, जो ये दोनों रीटें हैं, ये पहला लाइन याद रखना है कि ये जुडिशियल रिट मानी जाती हैं, अर्थात न्यायिक रिट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों रिटें हैं, ये किसके अगेंस्ट में जारी की जाती हैं, तो या तो सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रति, या आपका किसी ट्रिब्यूनल या अधीनस्थ न्यायाधिकरण के प्रति, यानी कि और किसी प्राधिकारी के प्रति नहीं। फिर एक बार समझिए, ये जो दोनों रिटें हैं, ये आपका किसके विरुद्ध जारी की जाती हैं, ये पहले पकड़ना है। तो किसके विरुद्ध जारी की जाती हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट या सबऑर्डिनेट ट्रिब्यूनल, और किसी के विरुद्ध नहीं, राज्य के विरुद्ध नहीं, सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी नहीं। तो किसके विरुद्ध जारी होगी, अधीनस्थ न्यायपालिका या ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायाधिकरण। ये जो रिटें हैं, आपका दोनों रिटों का उद्देश्य अलग अलग है। उद्देश्य क्या है और कब जारी की जाएगी, ये देखिए। प्रतिषेध की रिट सामान्यतः तब जारी की जाती है जब कोई निचला न्यायालय या निचला न्यायाधिकरण अपने जुरिडिक्शन से, अपने क्षेत्राधिकारिता से, अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर किसी मामले में सुनवाई कर रहा हो। फिर एक बार याद रखें, प्रतिषेध की रिट तब जारी की जाती है जब कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि जब कोई निचला न्यायालय अपने सीमा से बाहर जाकर, यानी कि जुरिडिक्शन से बाहर जाकर, यानी कि अल्ट्रावायरस भी कहते हैं, अल्ट्रावायरस या अधिकारातीत या अधिकारता से बाहर जाकर किसी मामले की हियरिंग कर रहा हो, सुनवाई कर रहा हो। तो ऐसी दशा में उसे अधिकारता से बाहर जाने से, सीमा से बाहर जाने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। इसका मतलब पहला पॉइंट ये हुआ कि यह रिट जो जारी होगी, वह आपका मुकदमे में फैसला आ गया है तब जारी होगी, कि मुकदमा लंबित हो तब जारी होती है। पहला पॉइंट याद रखिए मुकदमा क्या है, लंबित। इसमें आपका ये रेट प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव है मतलब कि निवारक है। निवारक का मतलब ये हुआ कि इस रिट द्वारा आपका अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय देने पर रोक लगाई जाती है, प्रिवेंट कर दिया जाता है। ये निवारक है। क्या है ये, निवारक। उपचारात्मक न मार दीजिएगा, प्रिवेंटिव। तीसरा पॉइंट आइए, आपका प्रोविशन की रिट का जो उद्देश्य है वह ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से परहेज बेहतर होता है। यानी कि इलाज से क्या बेहतर होता है, परहेज।
यानी कि आपका इलाज और परहेज का मतलब समझिए। यानी कि अगर कोई न्यायालय, निचला न्यायालय अल्ट्रा वायरस कार्य कर रहा है तो ऐसी दशा में उस कार्य पर रोक लगा दिया जाए, परहेज कर लिया जाए, ताकि वह अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय न दे। तो इसमें इलाज किया जाता है कि परहेज किया जाता है? परहेज। तो किस रीट का उद्देश्य है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर। तो क्या मारेंगे? प्रतिषेध। ये रीट आपका किसके विरुद्ध जारी होगी? तो लगातार बताया जा रहा है, सबके नहीं, सबॉर्डिनेट या अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण। किसके विरुद्ध जारी होगी? अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण। इस रिट द्वारा क्या किया जाता है? तो इस रिट द्वारा जो पेंडिंग मामला है, उस पेंडेंसी माने जो पेंडिंग मामला है, अभी फैसला नहीं आया है, तो उस मामले की सुनवाई पर क्या लगा दिया जाता है? रोक। ये आपका भूमिका किसकी बांधी गई? प्रतिषेध। अब आइए इसका उत्प्रेषण देखिए। वैसे अलग से अंतर बताने की आपका आवश्यकता ही नहीं है, इसी में आ जाएगा अंतर। तीन चार अंतर हैं, तीन, और हमें लगता है कि इसी में आपका अंतर समाहित हो जाएगा। उत्प्रेषण या ससुरारी की जो रिट है, पहला आपका ये देखना है कि यह रिट भी जुडिशियल रिट ही है आपका, यानी कि यह रिट भी सबॉर्डिनेट कोर्ट और सबॉर्डिनेट ट्रिब्यूनल को ही जारी की जाती है, लेकिन स्टेज में अंतर है। स्टेज में अंतर है। यह रिट तब जारी होगी जब उस मामले में न्यायालय ने क्या सुना दिया हो? निर्णय। फिर एक बार देखिए, जब अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण किसी मामले में अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर, यानी कि अल्ट्रा वायरस या जुरिडिक्शन से बाहर जाकर आपका कोई फैसला सुना दिया, आदेश दे दिया हो, डिक्री पारित कर दिया हो, दंडादेश दे दिया हो या निर्धारण कर दिया हो, तो इस रिट को जारी करके उसके आदेश को काटा जाता है, उसके आदेश को रद्द किया जाता है, उसके निर्णय को रद्द किया जाता है। यानी कि ये रिट आपका कब जारी होगी? आपका जब मामला पेंडिंग हो, कि जब मामले में फैसला आ गया हो। चलिए, अब प्रतिषेध की रिट क्या थे? निवारक थे। निवारक का मतलब कि मामले पर आगे सुनवाई पर क्या लगा देते थे? रोक। लेकिन उत्प्रेषण द्वारा अब रोकने से क्या मतलब भाई? अब तो आपका मामला आगे बढ़ गया है, तो निर्णय को ही अब क्या किया जाएगा? रद्द। यानी कि निर्णय जो आ चुका है, उस निर्णय को काटा जाता है। काटा जाता मतलब कैंसिल किया जाता है। कैंसिल किया जाता मतलब कि रद्द किया जाता है। तो अब बताइए, प्रतिषेध की रिट का नेचर क्या था? निवारक, प्रिवेंटिव। तो प्रोविशन की रिट का नेचर क्या हुआ? प्रिवेंटिव नहीं, रे आपका उपचारात्मक कहते हैं, रेमेडियल। यानी कि इसका नेचर क्या है? उपचारात्मक है, उपचार किया जाता है। तो उपचार क्या किया जाता है? निर्णय जो आ चुका है अधिकारिता से बाहर जाकर, उसको क्या किया जाता है? रद्द। इसमें केवल क्या किया गया था? रोका। अब आइए इसमें देखिए, इस रिट का जो मेन पर्पस था, मेन उद्देश्य था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर होता है। यानी कि पहले ही परहेज कर लिया जाता था, मामला पेंडिंग था तभी रोक दिया जाता था सुनवाई पर, ताकि आगे वह न्यायालय या न्यायाधिकरण
मामले में फैसला न सुनाए। लेकिन आपका जो उत्प्रेषण की रिट है उसका उद्देश्य परहेज नहीं, क्योंकि अब परहेज का समय चला गया है और क्या आ चुका है न्यायालय का निर्णय। तो अब जब अधिकारिता से बाहर जाकर न्यायालय ने फैसला सुना दिया है, तब इसका क्या करना पड़ेगा? इलाज करना पड़ेगा। परहेज का जमाना गया। जैसे कि आपका यूक्रेन और रूस, जब तक हमला नहीं हुआ था तब तक आपका परहेज किया जाता था, लेकिन अब क्या किया जा रहा है? इलाज। क्योंकि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो अब निर्णय आ चुका है, हमला हो चुका है। तो उसी प्रकार जब तक मामला पेंडिंग है तब तक कौन सी रिट? प्रतिषेध। और जब फैसला आ गया तो फैसले को रद्द करने के लिए कौन से रिट? उत्प्रेषण। बताइए, तो प्रतिषेध में क्या किया जाता है? परहेज। और उत्प्रेषण में क्या किया गया? उपचार। इसीलिए ये रिट का नेचर क्या रहा? उपचारात्मक। इस रिट का नेचर क्या रहा? रोकने वाला। निवारण माने रोकना। अगला ये तो भाई सेम ही है, कोई अंतर है नहीं। आपका उद्देश्य भी बताया गया, ये सही बात है कि दोनों रिटें सबऑर्डिनेट कोर्ट या सबऑर्डिनेट ट्रिब्यूनल को ही जारी होती है। अब जब तीन अंतर चार जान ही लिए तो अब समानता भी जान लिया जाए, और तब आपका दोनों रिटों को एक साथ जारी करा जाए, और तब आपका डिटेल में। अभी भाई डिटेल में नहीं चल रहा है, अभी आपका भूमिका चल रहे हैं, फिर बता दिया जाए। अभी शुरू नहीं हुआ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रिटे है। अभी एक दो पॉइंट बचा भी हैं, वो देखिए। जो ये ससुरारी की रिट है जो बिहार में पूछा गया कि कौन सी रिट फंडामेंटल राइट की यानी कि मूल अधिकारों का पोस्टमार्टम करती है, तो वह आपका करती है ससुरारी यानी कि उत्प्रेषण। लेकिन बिहार आयोग ने जब ये साल्व निकाला तो इस साल्व को इसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन वास्तव में जो किताबों में मिलता है, कहीं बैरक में तो दिया नहीं गया है, जो गाइडों में मिलता है, नेट पर मिलता है, वह आपका उत्प्रेषण ही मिलता है। अब बिहार आयोग पता ना बाद में सुधारा कि नहीं सुधारा, ये पता नहीं लग पाता, क्योंकि यूपी आयोग भी ये बदमाशी कर रहा है। अभी लड़के गए थे हाई कोर्ट। भाई जब आप आंसर निकाल रहे हैं, आपत्ति मांग रहे हैं, तो ऐसी दशा में आपने कौन सा आंसर सुधारा, कौन सा डिलीट किया, ये तो हमें बताइए। तो ऐसी दशा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी इसको बताने से इनकार कर दिया था। तो अभी लड़के हाई कोर्ट गए थे, और हाई कोर्ट जब सक्रिय हुआ तब आयोग ने आपका पीसीएस का जारी किया कि पीसीएस में हमने इतने क्वेश्चन हटाए हैं, इतने क्वेश्चन संशोधित किए हैं। तो ये पहले ही बता देते, क्या छुपाने की आवश्यकता है भाई? आप संशोधन किए, हटाए तो बताइए। और ये आयोग आपका यानी कि आप में पारदर्शिता नहीं है। जब पारदर्शिता लाना ही है तो कौन क्वेश्चन आप हटाए हैं क्यों नहीं बता रहे हैं? जब हाई कोर्ट लड़के जा रहे हैं तब आप बता रहे हैं कि हमने ये क्वेश्चन डिलीट किया। अभी आपका ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हमें लगता है 15-20 दिन के अंदर का ही मामला है। तो आगे देखिए आपका, अब दोनों में आपका एक तो याद रखिए, मूल अधिकारों का पोस्टमार्टम पूछे कहीं भी तो भाई लीगल तौर पे आपका ससुरारी या उत्प्रेषण की रिट करती है। इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है, अब दोनों में समान एक अंतर और देखा जाए। प्रतिषेध और उत्प्रेषण की जो रिट है, सामान्यतः ज़्यादातर मामलों में ये रिटें एक साथ जारी की जाती हैं। फिर एक बार याद रखें, सामान्यतः ज़्यादातर मामलों में ये रिटें साथ साथ जारी की जाती हैं। तो एक उदाहरण पहले समझिए, जहाँ की, फिर एक बार याद रखिए भाई,
न्यायालय पर कोई रोक टोक नहीं है कि वह किसी मामले में कौन सी रिट जारी करे और कितनी रिट जारी करे। पहला नियम, उचित मामलों में न्यायालय पांचों रिटें जारी एक साथ कर सकता है। सामान्यतः आपका दो रिटें ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं एक साथ, वह कौन सा है? प्रोविशन और ससुरारी। एक उदाहरण बनाइए तब आपका भाई देखा जाए। अब सीपीसी की धारा 2(2) देखा जाए पहले। आइए फिर एक बार देखिए भाई, सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 2 बताती है कि जो डिक्री हो सकती है या तो प्रारंभिक या अंतिम या अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम, यानी कि डिक्री प्रारंभिक भी हो सकती है और फाइनल यानी कि कौन सी, अंतिम भी। अब इसी में आपका दोनों रिटें जारी कराइए। निचले न्यायालय ने प्रारंभिक डिक्री पारित कर दी है, लेकिन अभी अंतिम डिक्री पारित नहीं की है। और जो निचला न्यायालय है अपनी अधिकारिता से कहाँ जाकर कार्य कर रहा है? बाहर। तो ऐसी दशा में बताइए प्रतिषेध द्वारा क्या किया जाएगा और उत्प्रेषण द्वारा क्या किया जाएगा? तो प्रतिषेध द्वारा क्या किया जाएगा? सुनवाई पर क्या लगाई जाएगी? रोक। और अंतिम डिक्री पारित करने से क्या किया जाएगा? रोका जाएगा। और ससुरारी द्वारा क्या होगा? जो प्रारंभिक डिक्री पारित कर दी गई है उसको क्या किया जाएगा? काटा जाएगा, यानी कि रद्द किया जाएगा। तो मामला एक है, लेकिन हमने कितनी रिटें जारी करा दी है कई मामले में? आपका दो। दोनों रिटें साथ साथ जारी हो सकती हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं। अब आइए रिट शुरू किया जाए भाई, एक एक करके आपका कह सकते हैं कि आपका पहले प्रतिषेध देखा जाए और तब आपका ससुरारी पढ़ाया जाएगा। आइए रिट ऑफ प्रोविशन यानी कि प्रतिषेध की रिट। जहाँ तक प्रतिषेध की रिट की बात है, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, यानी कि रोक देना। फिर एक बार देखिए अब डिटेल में भाई। प्रतिषेध की रिट न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट या सबऑर्डिनेट ट्रिब्यूनल अपनी सीमा से बाहर जाकर, एरिया से बाहर जाकर किसी मामले में कोई सुनवाई करता है। तब ऐसी दशा में यह रिट जारी करके सुनवाई पर रोक लगा दी जाती है, अर्थात यह रिट मामले की लंबितावस्था में जारी की जाती है। इस रिट का मुख्य उद्देश्य है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये भूमिका जरूर बांधिए। तो आखिर कब कब ये रिट जारी होगी? तो जब निचला न्यायालय क्या क्या कर रहा है तो जारी होगी, वही आधार ही देखना है मुख्य रूप से। देखिए भाई, पहला आधार आपका हुआ कि निचला न्यायालय आपका कह सकते हैं कि अधिकारिता से बाहर चला गया, यानी कि अधिकारिता से कहाँ चला गया? बाहर। यानी कि जिस मामले में उसे जुरिडिक्शन नहीं था वह मामला भी वह एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया और सुनवाई शुरू कर दिया। दूसरा आपका ये देखना है मामले अधिकारिता से बाहर। दूसरा ये देखना है कि निचला न्यायालय आपका सुनवाई तो कर रहा है लेकिन मूल अधिकार का क्या कर रहा है? उल्लंघन। क्या मूल अधिकार का वायलेशन करके निचले न्यायालय सुनवाई करेंगे? तो आपका जवाब रहेगा नहीं। अगर निचला न्यायालय मूल अधिकार का वायलेशन करके सुनवाई कर रहा है तो ऐसी दशा में ये रिट जारी करके उसकी सुनवाई पर क्या लगा दी जाएगी? रोक।
भाई चाहे सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला, फिर याद रखिए ये रिटें सभी मामलों में जारी होगी। चाहे क्रिमिनल मामला हो या सिविल मामला हो, राजस्व मामला हो, सेवा संबंधी मामला हो, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल देखते हैं ज़्यादातर सेवा संबंधी मामले देखते हैं। ये न कह दिए केवल सिविल मामले में, सिविल क्रिमिनल सभी में। अगला देखिए, अगर निचला न्यायालय नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय का वायलेशन करके सुनवाई शुरू कर चुका है, तो नेचुरल जस्टिस का मैं नियम बताया था, देखिए आपका कैसे रद्द किया जाएगा। नेचुरल जस्टिस का मैं नियम ये बताया था कि पहला नियम अभी हमने सीपीसी में भी बताया, आरडी अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी क्या करो, सुनो। और दूसरा है रूल अगेंस्ट बायस, यानी कि पक्षपात के विरुद्ध नियम। पहला है आपका आरडी अल्ट्रम पर्टम, दूसरा क्या है, तो अगर इन नियमों का वायलेशन करके कोई निचला न्यायालय किसी मामले में सुनवाई कर रहा है, तो उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत प्रतिषेध की रिट जारी करके और सुनवाई पर क्या लगा देगा, रोक। रोक लगा दिया जाएगा। अब ये है कि दूसरे एक एक दोनों पर उदाहरण देना पड़ेगा भाई। देखिए लास्ट में आपका पहला हो गया, दूसरे पक्षकार को सुनो, यानी कि वादी ने मुकदमा दायर किया, न्यायालय ने प्रतिवादी के नाम समन ही जारी नहीं किया और वादी को क्या करने लगा, सुनने लगा। तो ये क्या हुआ, अभी हमने बताया, अब कल भी बताया जाएगा कि भाई आरडी अल्ट्रम पर्टम मतलब कि डिफेंडेंट को भी क्या किया जाए, और उसी के लिए हम अभी क्या जारी करा रहे हैं, समन, सीपीसी में। अब सुना जाए तो कैसे सुना जाएगा वो अलग बात है, लेकिन पहले तो उसे जानकारी दी जाए कि तुम्हारे खिलाफ क्या दायर हो चुका है मुकदमा, तभी तो सुना जाएगा। दूसरा आपका रूल अगेंस्ट बायस, यानी कि निचला न्यायालय बायस कर रहा है, तो बायस तीन प्रकार का होता है, एक मोनेटरी यानी कि धन संबंधी, दूसरा व्यक्तिगत पर्सनल यानी कि आपका व्यक्तिगत, और तीसरा सब्जेक्ट मैटर यानी कि आपका विषय वस्तु संबंधी। तो देखिए बायस करवाया जाए, एक उदाहरण तो कम से कम दिया जाए। मान लीजिए एक वकील साहब थे, इनका क्लाइंट ये था, एक एडवोकेट साहब थे, इनका क्लाइंट कौन था, ए, और ये वकील साहब अब हाई कोर्ट के जज बन गए, माने क्या बन गए, और ये जो मामला था अभी ये मामला फैसला नहीं हुआ था, अभी पेंडिंग में था। तो ऐसी दशा में क्लाइंट का जो केस था हाई कोर्ट में डेट लगी, और जो उस मामले में पहले क्या थे, वकील थे, उन्हीं के समक्ष वह मामला गया और वह अपने क्लाइंट के फेवर में क्या दे दिए, फैसला। तो आपका कहावत ये है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि न्याय हुआ है। तो बताइए जज साहब उस मामले में हितबद्ध या इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, तो फैसला सुनाना चाहिए कि नहीं। ये फैसला हाई कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अपील में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, रद्द। याद रखिए, क्योंकि जज साहब ने ही क्या किया, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन। तो भाई रेस्ट ले लीजिए, आज का